हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBL। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਨੂੰ। ਐਟਮਸ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਲਡ ਐਟਮਸ। बहुत साल तक यह सोचा गया कि एटम्स आर इनडिविजिबल। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, पर एटम्स किस चीज़ दे बने ने? पहला तो यही चलता रहा अप टिल मिड ऑफ 18th सेंचुरी, एंड ऑफ 18th सेंचुरी कि एटम जिहड़ा है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। बट एटम इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नाल पता चलिया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एटम दे अपने अंदर भी कई सारे पार्टिकल्स ने। ठीक, उन्हां पार्टिकल्स दी अरेंजमेंट समझण लई बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट ने अपने अपने मॉडल दिते। सब तो पहला मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम नू एक्सप्लेन करने वास्ते दिता गया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने की किया कि कोई भी एटम जिहड़ा है दैट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर। एक वड्डा जिहा स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज, वड्डा जिहा मतलब एक ऑब्वियसली एटॉमिक है तो नेकड आई नाल नहीं दिखेगा। छोटा स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, तो ओहदे विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलैक्ट्रॉन्स पए ने। ठीक है जी, इदा हो गया कि जिवें आपां केक बनाया, केक दे विच किते किते कोई ना ड्राई फ्रूट आ गया, तो वो ड्राई फ्रूट जिहड़ा और इलैक्ट्रॉन है, और जिहड़ा सारा केक है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है। ਇਹ वाले मॉडल ने एक बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन की, वो सीगी कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। इस करके सारे एटम्स इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ने। ठीक है, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव, न्यूट्रल ने। क्यों? क्योंकि नंबर द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। पर हले भी इस मॉडल ने एक गल बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं की कि ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥॉमसन ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਐਟॉमिक ਮॉडल ਦਿੱਤਾ। रदरफोर्ड दा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है केमिस्ट्री दे विच। उन्हें की किया, पतली जी गोल्ड फॉयल लिती एंड बंबार्ड इट विद उहदे उत्ते हाई स्पीड नाल अल्फा पार्टिकल दिते गए। उन अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, He2 पॉजिटिव। ठीक है, तुसी बस इन्ना ही याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सी। जदों उन्हां नूं गोल्ड फॉयल दे उत्ते बंबार्ड किया गया तो बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स आए। एज एक्सपेक्टेड तो अलग रिजल्ट्स आए। की रिजल्ट्स आए? कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, उन्हें गोल्ड एटम्स तो बिल्कुल सीधा पास करके। ठीक, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ी डिग्री तो डिफ्लैक्ट किए। ठीक है ना, वेरिंग डिग्रीज तो डिफ्लैक्शन शो की उन्होंने। कोई ज़्यादा बेंड होके वापस आया या स्कैटर हो गया। ठीक है, कोई थोड़ा बेंड होके स्कैटर हो गया। वेरिड एंगल्स ऑफ डिफ्लेक्शन दिखे, अल्फा पार्टिकल्स वापस आए। तो बहुत ही घट पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट 12,000 चो एक पार्टिकल जिहड़ा है वो कंप्लीटली रीबाउंड किया, बिल्कुल जिहड़ा है वो वापस आ गया। हुण तीन मेजर चीज़ां पता चलियां। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधा चले गए, कुछ थोड़ी डिग्री तो डिफ्लैक्ट हो गए यानी कि स्कैटर हो गए, कुछ बिल्कुल रिबाउंड कर गए। इस बेसिस ते रदरफोर्ड ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ां डिस्कवर कीतियां। की डिस्कवर कीतियां? He proposed that atom is composed of a very small positively charged nucleus। हुण एटम दे अंदर एक positively charged nucleus present है। यह कित्थों पता चलिया? कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल रिबाउंड कर गए सी, वापस आ गए सी अपने पाथ तो। दैट मीनस वो आप अल्फा पार्टिकल लिते पॉजिटिवली चार्ज। जदों कोई पॉजिटिव चीज़ नाल टकराएगी, देयर विल बी रिपल्शन। ये सानू पता है, सेम चार्जेस रिपेल, है ना। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, इहदा मतलब सेंटर दे विच थोड़ा जिहा एरिया कोई न्यूक्लियस करके है जिहड़ा पॉजिटिवली चार्जड है। ठीक है जी, और इसे न्यूक्लियस दे विच सारा मास कॉन्सनट्रेटेड है, क्योंकि ये इन्ना थिक है कि अल्फा पार्टिकल इनू पेनीट्रेट नहीं कर पाए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। इहदा मतलब न्यूक्लियस का साइज इन्ना छोटा है कि बहुत सारा
एम्प्टी स्पेस पिया है जिहदे तो कोई हिंड्रेंस नहीं हुई, अल्फा पार्टिकल सीधा चले गए और कुछ थोड़े थोड़े डिफ्लैक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश की उस सेंटर च पिया हुए पॉजिटिव न्यूक्लियस नूं टच करन दी ते पॉजिटिव नाल रिपल्शन हुई, वो डेविएट कर गए या स्कैटर कर गए। की पता चलिया? द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की चीज दसी उन्हें कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कंपैक्ट बॉडी प्रेजेंट इन द सेंटर। जे थॉमसन मॉडल ने सानू इलेक्ट्रॉन्स बारे दसिया सी। रदरफोर्ड ने कहा कि पॉजिटिव न्यूक्लियस सेंटर दे विच है एटम दे और इलेक्ट्रॉन्स कित्थे ने? इलेक्ट्रॉन्स ओदे आले दुआले रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इन्नी गल उन्हें कहती, पर रदरफोर्ड भी पूरी तरह इस चीज़ नू जस्टिफाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नू जस्टिफाई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे गोल गोल चक्कर कट रहे ने, रिवॉल्व कर रहे ने एंड रिवॉल्विंग बॉडीज एक्सलरेट, एहो जिहा एक टाइम आएगा कि वो रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रेडिएट करते हुए दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ते इहदा मतलब कोई भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापस न्यूक्लियस दे विच फॉल कर रहे हैं। इहदा मतलब कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट दिस इज रॉन्ग, मैटर तो एग्जिस्ट करता है। इस ड्रॉबैक नू दूर करना जरूरी सी। ड्रॉबैक की सी? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी, और जे आप इस लॉजिक नू फड़िए द इलेक्ट्रॉन्स शुड फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस, और ए पॉसिबल नहीं है, ए प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। इहदा मतलब समथिंग इज रॉन्ग। और इस रॉन्ग फाइंडिंग नू रेक्टिफाई करन लई नील्स बोहर नामक साइंटिस्ट ने दिता नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल ने यह बिल्कुल सही कहा कि सेंटर च, जो रदरफोर्ड ने कहा कि सेंटर एटम दे सेंटर च पिया है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उन्हें यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे ने अराउंड द न्यूक्लियस। बट रदरफोर्ड ने कहा कि दे आर रिवॉल्विंग और बोहर ने कहा कि दे आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। और जदों तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट च रिवॉल्व करेगा, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इट विल नॉट फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है जी, इहदे नाल की हो गया? स्टेबिलिटी प्रूव होगी एटम दी कि एटम स्टेबल है। ठीक, नाल ही रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि द मोस्ट ऑफ द मास इज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक, पहला एक चीज़ याद रखनी है, बोहर ते रदरफोर्ड मॉडल च फर्क की सी? रदरफोर्ड मॉडल ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैफेजर्डली रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यह नहीं दसिया कि वो कित्थे रिवॉल्व कर रहे हैं। बोहर ने इस चीज़ नू, इस ड्रॉबैक नू रेक्टिफाई किया और दसिया कि इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े ने वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स दे विच रिवॉल्व कर रहे हैं और वो एनर्जी उदों ही रेडिएट करनगे जदों वो जंप करनगे एक ऑर्बिट तो दूजे ऑर्बिट ते। और वो कदों होंदा है? जदों केमिकल रिएक्शंस होंदी हैं। आपां वो वाला पार्ट नहीं डिस्कस करांगे, आपां सिर्फ यही याद रखना है कि रदरफोर्ड ने कहा सी कि इलेक्ट्रॉन्स हैफेजेडली रिवॉल्व कर रहे हैं, नो फिक्स्ड ऑर्बिट्स, बट बोहर ने इस चीज़ नू रेक्टिफाई किया और दसिया कि दे आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, और जदों तक फिक्स्ड ऑर्बिट दे विच रहणगे दे विल नॉट लूज एनर्जी, दे विल नॉट फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस। पर यह भी कहा गया, मैं फिर वापस उसे गल ते आनी हाँ कि सारा मास एटम दा कॉन्सनट्रेटेड है छोटे जे न्यूक्लियस दे विच। ठीक, उस न्यूक्लियस दे विच की प्रेजेंट है? आपां क्या? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, एक चीज़ पहला मैं दसदा तुहानूं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बारे। आपां यह देख लिया कि इलैक्ट्रॉन्स जदों रिवॉल्व कर रहे ने ऑर्बिट्स दे विच, पर उन्हां दी कोई ना कोई अरेंजमेंट होएगी। और इहो जे किन्ने ऑर्बिट्स ने? इलैक्ट्रॉन्स दा नंबर दसन लई की दसिया उन्हें कि हर शैल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है। ठीक, और वो फिक्स्ड नंबर कित्थों आएगा? बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर।
ਜਿਹੜੇ ऑर्बिट्स या शेल्स कह लो उन्हें ना दिते, वो दिते KLMN पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ K शैल ਜਿਹੜਾ फर्स्ट शैल है, L शैल ਜਿਹੜਾ सेकंड शैल है, एंड सो ऑन MN अगे शैल्स ने। किसी भी शैल दे विच मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ शैल। जिवें n 1 है ना, K शैल लई n की है 1 है, फर्स्ट शैल है, ठीक है जी। तो K शैल दे विच किन्ने आ जाएंगे इलैक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 1 द स्क्वायर, यानी कि सिर्फ K शैल दे विच 2 ही इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जे तीजा इलैक्ट्रॉन होएगा वो जाएगा अगले शैल दे विच, यानी कि L शैल दे विच। L शैल च कितने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 तो बाद, जदों तक K शैल फिल नहीं होएगा L च इलैक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। कोई भी प्रीवियस शैल जे अनफिल्ड है, इट इज़ नॉट फिल्ड कंप्लीटली, इलैक्ट्रॉन्स अगले शैल च नहीं जाएंगे, यह भी ध्यान रखना है। L शैल सेकंड शैल है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2। कितने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इंटू n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 द स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 इलैक्ट्रॉन्स। L शैल दे विच मैक्सिमम 8 इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। And this 8 electron configuration was regarded as stable electronic configuration, यानी कि जिन्ने भी elements present ने उन्हां दे atoms ने, they try to have 8 electrons in their outermost shell। ठीक, एक होर चीज़ याद रखनी है, जे मैं क्या कि कोई भी एलिमेंट है ਉਹਦੇ सब तो बाहर वाले शैल दे विच जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ने, सपोज मैं कर लिथियम की गल करा, लिथियम इज 3, ਉਹਦੇ विच 2 1 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जे किसी शैल दे विच मैक्सिमम इलैक्ट्रॉन तक फिलिंग हुई है, वो स्टेबल इलैक्ट्रॉन है, यानी कि वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। एंड कोई भी एलिमेंट रिएक्शन क्यों शो करेगा, क्योंकि उन्हें वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन करनी है। जे किसी को और वो अटेन किवें करेगा, जिवें मैं इत्थे गल करा ना कि K शैल दे विच मैं क्या सी ना 2 इलैक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते, राइट, पर इहदे च 2 1 इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ स्टेबल होने ਲਈ अपना 1 इलैक्ट्रॉन लूज करना पएगा। तो ਜਿਹੜੀ भी साडी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं या आप पढ़ते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रही हैं, क्योंकि एवरी एटम tries to attain a stable electronic configuration outer shell ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम ਜਿਹੜੀ है L ਦੇ ਵਿੱਚ 8 है। ਹੁਣ 8 बनने वास्ते तैनूं 7 होर चाहिए, which is a difficult task। ठीक, पर 1 इलैक्ट्रॉन लूज करना सौखा है ना, 7 लैन तो बेटर है मैं अपना जो 1 है वो भी लूज कर दा, दैट मीनस मेरी K शैल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट स्टेबल कॉन्फिगरेशन किवें गेन करेगा, या तो वो इलैक्ट्रॉन ले लेगा, गेन कर लेगा, या लूज करेगा, या फिर शेयर करेगा। ये शेयर वाली गल ना तुसीं याद रखना कि एलिमेंट कोई भी इलैक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। ये तो मैं थोड़ी देर बाद आवांगी लेक्चर से। हले आपां कित्थे कॉन्सनट्रेट करांगे कि जो भी एलिमेंट इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल बनाना चाहता है वो या गेन करेगा या लूज करेगा। और ये गेन करना या लूज करना की डिसाइड करेगी, ओदी वैलेंसी। तो वैलेंसी की हुई कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग मतलब उन्हें रिएक्शन करनी है तो किसी होर एलिमेंट नाल करेगा। एहो जा कोई, जिस मैं इत्थे गल करा 2 ते 1 इलैक्ट्रॉन लूज करना है, वो एहो जा कोई एलिमेंट लभेगा जिन्हों 1 इलैक्ट्रॉन की लोड़ है, उहदे नाल रिएक्शन होएगी और एक कंपाउंड बनेगा। ठीक, जिवें मैं इत्थे तुहानूं एग्जाम्पल लई दस रही हां, तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दोगे तो समझ आ जाएगा। फ्लोरीन 9 इलैक्ट्रॉन्स ने इहदे विच, ठीक, तो ਉਹਦੀ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की होगी 2 7। ਹੁਣ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ 8 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 7 ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ, ਉਹਦਾ 1 ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ, लिथियम फ्लोराइड करके कंपाउंड बन जाएगा।
ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਵੈਲੈਂਸੀ। ਇਹ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਲਿਥੀਅਮ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਦਾ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 7 ਨਾਲ 1 ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1 ਹੋਏਗੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਕਟੇਟ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਕਟੇਟ ਮਤਲਬ 8 number of electrons in the outermost shell which is stable configuration। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ 1। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸੌਖੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ 7 ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ 6 5, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਬਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 1 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 2 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, 3 ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ 4 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, 4 ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 4 ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਬਣਾਣੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 4 ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 4 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। 4 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਟੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਨ ਦ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 5 ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੈ। This can gain with 5 electrons, 6 electron ਜਿਹਦੇ outermost shell 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ gain ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 7 electron ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ gain ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। These elements will gain electrons and 1 2 3 valence electrons ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ outermost shell 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 2 3 electrons ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ easily। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਰਿਐਕਟਿਵ एलिमेंट होएगा। ठीक, और शेयर वाली कहानी जी आप थोड़ी देर बाद डिस्कस करांगे। याद रखना, जिदे आउटरमोस्ट शैल च 4 इलैक्ट्रॉन्स, वो ना गेन करेगा ना लूज करेगा, बल्कि वो शेयर करेगा। इतों सानू ये समझ आ गई कि कैमिकल रिएक्शंस वैलेंसी ते डिपेंड ने, और वैलेंसी की है? किसी भी एलिमेंट दी कंबाइनिंग कैपेसिटी। हुण इत्थों एक नवी टर्म सामने आंदी है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। पहला ही मैं क्या कि हर एलिमेंट या हर एटम का अपना एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। और एटम जिहड़ा है वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल भी हुंदा है। ते याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुसी याद रखना है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। पर एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है और प्रोटॉन सानू पता है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलैक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होंदे ने। इहदा मतलब प्रोटॉन दा नंबर मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन, तां ही कोई एटम इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल होएगा। इस करके एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन की बन जाती है? इट इज़ द फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द इलैक्ट्रॉन्स इन द एटम। पर याद रखो, जे तुहानू ऑप्शन चो टिक करना आएगा, तुसी प्रोटॉन नू ही टिक करना है। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस दे विच नहीं है। इलैक्ट्रॉन्स कित्थे ने? न्यूक्लियस दे बाहर रिवॉल्व कर रहे ने।
और किसी भी एटम दी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनती है एटॉमिक नंबर, बिकॉज एवरी एटम हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक, इन्नी गल समझ आ गई। Atomic number is the number of protons। हालांकि टेक्निकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। बट इफ इट इज आस्क्ड, आप ये ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, इतने कुछ लिस्ट दी है मैं। हाइड्रोजन दा एटॉमिक नंबर 1, इहदा मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। हीलियम 2 एटॉमिक नंबर, इहदा मतलब ओदा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होएगा, पर आप लिखना की है एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी, सानू समझ आ गया कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फर्दर साइंटिस्ट ने यह पता किया, जो कि सानू रदरफोर्ड ने भी दस्या, बोहर ने भी दस्या, कि सारा मास जिहड़ा किसी भी एटम का है वो कॉन्सनट्रेटेड है सेंटर दे विच, पर वो मास की वैल्यू ज़्यादा आई दैन द कंबाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। इहदा मतलब कोई ना कोई इहो जिहा सब एटॉमिक पार्टिकल हो रहा है जिहदा जो अकाउंट नहीं हो रहा, पर उहदा मास इन्ना ज़्यादा है ताकि वो मास नंबर नू मैच कर सके। ठीक है ना, एटॉमिक मास नू मैच कर सके। और ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिहड़ा बाद च डिस्कवर होया, दैट वाज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। हुण इलेक्ट्रॉन्स बाहर ने न्यूक्लियस तो, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस दे अंदर ने, ते न्यूट्रॉन वाज द न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड, और ओदा मास ते प्रोटॉन दा मास इक्वेट कर गया टोटल मास ऑफ एन एटम दे। ठीक, हुण साडे कोल यह पता चल गया कि साडे कोल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने, केड़े केड़े? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्जड है और किथे न्यूक्लियस दे बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट्स दे विच रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर है प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज ने, ठीक, और एलोकेटेड ने न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटॉन्स के नाल ही न्यूक्लियस दे विच एक होर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया बाय जेम्स चैडविक। ना सी उन्हां पार्टिकल्स दा न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल, ताई दा एटम न्यूट्रल रहा, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन्स दा नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स दा नंबर, कैंसिल पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रॉन्स भी न्यूट्रल ने, पर इन्हां दा मास है विच अकाउंट्स फॉर द मास ऑफ एन एटम। ठीक, 3 पार्टिकल्स समझ आ गए। हुण इत्थों आंदा एक होर नवा कॉन्सैप्ट, जो न्यूट्रॉन्स का नंबर पता चलिया, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। आप एटॉमिक नंबर पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हर किसी का फिक्स्ड है। हुण आंदा है मास नंबर। मास नंबर किदे बराबर है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल ले लेने, सपोज मैं लिथियम का एग्जाम्पल ले ला, इहदा एटॉमिक नंबर 3 है, आप इहदी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी सी ना 2 1, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, पर इहदा मास नंबर है 7। ठीक, देखो यही गल आपां कीती ना, ताई तो समझ नहीं आया उन्होंने कि भी जे नंबर जे इलेक्ट्रॉन्स ही सेंटर न्यूक्लियस दे विच सारा मास है तो इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट वो ज़्यादा आया। लिथियम दा एटॉमिक नंबर 3 आया, मास नंबर 7 आया। और 7 क्यों है? क्योंकि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स का नंबर की आ जाएगा 7 चो 3 कड्डांगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 4। ठीक, इत्थे मैं एक लिस्ट बनाई है, तुसीं देख सकते हो। बेरीलियम का एटॉमिक नंबर 4। ठीक, अच्छा एक गल होर दसदा, बाय कन्वेंशन आपां की लिखते हैं, मास नंबर उपर लिखते हैं, किसी भी एलीमेंट एक्स का मास नंबर उपर, एटॉमिक नंबर थल्ले। ठीक, जे कोई भी है, सपोज मैं लिथियम की गल करा, लिथियम मास नंबर उपर 7, एटॉमिक नंबर थल्ले 3।
और इन्हां नूं माइनस करांगे तो की आ जाएगा साडे कोल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रखो कदी कदी पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने दस दिंदे हैं, तुहानूं एलीमेंट दा मास नंबर देता, एटॉमिक नंबर देता। मैनूं पता है कि मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर की है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कल्ले प्रोटॉन्स का नंबर है। तो जे मैं न्यूट्रॉन्स का कढ़ना की करांगी मास नंबर चो एटॉमिक नंबर माइनस कर दांगी, दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, इथों एक होर गल इंपॉर्टेंट पता चल गई, जे आपां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कढ़ने उन्हां नूं कढ़ लांगे। और यह भी पता चल गया कि न्यूट्रॉन्स हैगे तां न्यूट्रल पार्टिकल है पर वो मास च बहुत कंट्रीब्यूशन दे रहे ने विच मेक्स द मास ऑफ एन एटम। ठीक, हुण नैक्सट कॉन्सैप्ट जिहड़ा पढ़न वाले हैं आपां वो है आइसोटोप्स ऑफ एन एलीमेंट। हुण आइसोटोप्स की ने? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट। नेचर दे विच किसी एक एलीमेंट दे पार्ट्स ने हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल देनी है तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जिवें प्रोटॉन की गल करा, ठीक है जी, फर्स्ट प्रोटॉन इज H इज इक्वल टू 1 एटॉमिक नंबर है उहदा। ठीक, प्रोटॉन दे 3 आइसोटोप्स नेचर दे विच एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम, सब दा एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सब दा सेम 1 1 1, डिफर कित्थे करते हैं? मास नंबर च। याद रखना आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलीमेंट, उस एलीमेंट दे एटम्स ने जिन्हां दा एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर वखरा वखरा है। प्रोटियम दा मास नंबर भी 1 है, ठीक, और ड्यूटेरियम दा मास नंबर है 2, ट्रीटियम दा ड्यू इत्थों ही पता चलता है ट्रीटियम जिहड़ा है ओदा मास नंबर है 3। यानी कि सब दे वक्रे वक्रे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ने। साडे कोल प्रोटियम दे विच कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 1 - 1 0। याद आया न्यूट्रॉन्स कढ़न लई आपां की कीता सी? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जे मैं ऊपर मास नंबर है, मास नंबर चो एटॉमिक नंबर माइनस कीता, 1 - 1 0। इत्थे 2 - 1 इज इक्वल टू 1, इहदा मतलब एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस दे विच। जे मैं ट्रीटियम की गल करा, ट्रीटियम च मास नंबर है 3, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है किथे? न्यूक्लियस दे विच। बहुत सारे आइसोटोप्स के एग्जाम्पल ने। एक होर एग्जाम्पल जिहड़ा साडे लई इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी नाल, यूरेनियम। यूरेनियम इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल। ठीक है जी, यूरेनियम दा मास नंबर 235, 2 आइसोटोप्स ने, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। ठीक, इन्हां दे नाम ही ने। मास नंबर दिता होया है सानू, एटॉमिक नंबर दिता होया, असीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कढ लांगे माइनस करके। सेम हेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कढ लांगे। ठीक, हुण यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, these are radioactive isotopes। आइसोटोप्स तो समझ आ गया, हुण रेडियो एक्टिव आइसोटोप का की मतलब है? कोई भी एलीमेंट रेडियो एक्टिव उदों हुंदा है जदों ओदा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर दैन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस केस च 143, इस केस च 146। और ये नेचर च मिलते हैं। They show the phenomenon of radioactivity when the number of neutrons is more than the number of protons। और इत्थे तो बहुत फर्क है। That means वो show करनगे एक important phenomenon nature दे विच which is called as radioactivity। हुण radioactivity की है? It is a very simple process where a heavier nucleus यानी कि एक heavier atom जिहड़ा है that gives off radiations छड़ रहा है अपने आप nature दे विच।
ठीक है। प्रोसेस वेयर द न्यूक्लियस ऑफ एन अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। लूज एनर्जी बाय इमिटिंग आयोनाइजिंग पार्टिकल्स एंड इमिट रेडिएशंस, रेडिएशंस छड़ रहे हैं, रेडियो एक्टिव है इस करके, ठीक। उन्हें इत्थे मैं लिखिए आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, तीन तरह के पार्टिकल्स कोई भी रेडियो एक्टिव एलीमेंट छड्डदा है वो किहड़े किहड़े ने? अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, देन बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आप पहले भी पढ़े हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, देन देयर इज बीटा पार्टिकल विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड देन देयर आर गामा रेज या गामा पार्टिकल्स which are electrically neutral. अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज पॉजिटिव ने क्योंकि ये रेडिएशंस दी फॉर्म च निकल रहे हैं, आप कहांगे इन्हों अल्फा रेज, बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड गामा रेज आर न्यूट्रल, ठीक है। और इस प्रोसेस दे विच बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज कर रहे ने कौन? रेडियो एक्टिव एलीमेंट जिद्दां कि यूरेनियम, और असी एज ह्यूमनस ह्यूमन काइंड दे बेनिफिट लई और डिस्ट्रक्शन पर्पस वास्ते भी इस एनर्जी नू यूज़ कर रहे हैं इन मेकिंग बॉम्ब्स एंड अ नंबर ऑफ थिंग्स, वो आप अगे पढ़ते हैं, ठीक। फिलहाल तुसी ए याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी की है। रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस वेयर एन एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स इन द नेचर, अपने आप घटता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इट इज एमिटिंग आयोनाइजिंग पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस। हुण ऑब्वियस जी गल है, जे कोई भी रेडियो एक्टिव एटम है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस छड़ रहा है, तो ओदी क्वांटिटी घट हो रही है, ठीक है जी, क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। और हर रेडियो एक्टिव एटम दी अपनी एक हाफ लाइफ है, ठीक है जी। हाफ लाइफ दे उत्ते क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान नाल समझना, व्हाट इज हाफ लाइफ, यानी कि अद्धी जिंदगी। ਇਹਦਾ मतलब की है? हाफ लाइफ वो फिक्सड पीरियड है किसी भी रेडियो एक्टिव एटम वास्ते जदों ओदी क्वांटिटी इनीशियल क्वांटिटी दे हाफ हो जाएगी, ठीक। सपोज मैं एक एग्जाम्पल दस दी तुहानूं, रैंडम जो एग्जाम्पल लेनी है। सपोज कोई भी एलिमेंट है एक्स, वो ना रेडियो एक्टिव है, ठीक, अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है इन द नेचर बाय इमिटिंग रेडिएशंस, और ओदा मैं कहनी हाँ ओदा हाफ लाइफ पीरियड है 10 साल। याद रखना हर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फिक्सड होता है, ठीक है। जे सपोज ए एक्स है, ਇਹਦਾ 10 साल है। जे ਆਪਾਂ इनिशियली लिता है 100 ग्राम सपोज है, ठीक, 10 साल बाद एक्स जिहड़ा रेडियो एक्टिव एलीमेंट है कितना बच जाएगा? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो हो रही है, नेचर से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, चल रहा है, कितना रह जाएगा? 100 नूं अद्धा कीता 50 10 सालों दे विच। जे होर 10 साल टप गए 50 का की बन जाऊगा 25, ठीक है। जे होर 10 साल ला ला डिसइंटीग्रेट कर जाएगा 12.5, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब 3 हाफ लाइफ पीरियड्स दे विच 3 हाफ लाइफ पीरियड, एक हाफ लाइफ है, सेकेंड हाफ लाइफ होर 10 साल, थर्ड हाफ लाइफ होर 10 साल, 30 ईयर्स बाद 100 ग्राम जो मटीरियल सीगा रेडियो एक्टिव वो कितना रह जाएगा 12.5। पर यह मतलब नहीं है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, नो, दे आर प्रेजेंट इन नेचर और कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं, ठीक है जी। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एनर्जी रिलीज कर रहे हैं विच इज़ ट्रिमेंडस, और इनू यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर पीसफुल एज वेल एज समटाइम्स फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेज ऑल्सो। बॉम्ब्स बनाने च, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लीयर बॉम्ब, और इन्ह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बहुत सारे फायदे भी ने, अगे आप देखेंगे। फिलहाल तुसीं ये याद रखना है, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? द टाइम टेकन बाय द रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू रिड्यूस टू इट्स हाफ, अपना ही अद्धा होन लूँ जिन्ना उन्होंने टाइम लग गया, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है जी। 10 साल से अद्धा होया, दैट मीन्स 10 ईयर्स इज इट्स हाफ, इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट एक्स। एक एग्जाम्पल और देख लिया आप, इतने कोबाल्ट 60 का एग्जाम्पल है, आप शुरू किया 10 ग्राम्स तो 10 दा 5 होया, एक
हाफ लाइफ पीरियड से 5 द 2.5 अगले हाफ लाइफ पीरियड से, और एक हाफ लाइफ जिहड़ी है दैट इज इक्वल टू 5.27 ईयर्स। किन्ने हाफ लाइफ? क्वेश्चन की आंदा है 10 grams of cobalt-60 is taken and the final amount discovered was 0.625 grams. How many half lives are involved? किन्नी हाफ लाइफ्स इन्वॉल्व ने? तो आप की करांगे 10 तो 5 होया फर्स्ट हाफ लाइफ, 5 तो 2.5 सेकेंड हाफ लाइफ, 2.5 तो 1.25 थर्ड हाफ लाइफ, फिर 0.625 होने लई 4 हाफ लाइफ, और टाइम कितना हो जाएगा क्योंकि एक हाफ लाइफ 5.27 ईयर्स है, 5.27 इंटू 4 कर देंगे, इन्ने साल लग गए जी 10 ग्राम कोबाल्ट-60 नू डिके होने लई, कितना बचन लई 0.625 ग्राम। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਈਅਰਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਿਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਦ ਪੈਸੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਟ੍ਰੇਸਰਸ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੌਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਇਓਡੀਨ 131 ज़्यादातर थायरॉयड ट्यूमर्स नू या थायरॉयड कैंसर नू देखने लिए डॉक्टर्स इंजैक्ट करते हैं बॉडी च, एंड फिर उन्हों का पाथ डिस्कवर करते हैं कि भी कित्थे रेडिएशन जा रही है, कित्थे प्रॉब्लम है या ट्यूमर है। आयरन 59 ए ब्लड क्लॉट्स नू डिटेक्ट करने लिए, और कई बार कार्डियोग्राफी इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी दे विच भी ये डाइज पाई जाती हैं। ठीक है, डाई क्यों कहीदा है? क्योंकि रेडिएशन एमिट कर रही ने, और पाथ देखा जाता है कित्थे क्लॉट है कित्थे ट्यूमर है। सो दे आर यूज्ड एज ट्रेसर्स बिकॉज दे आर यूज्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज रेडिएशंस आर हार्मफुल ऑल्सो। द ट्रेसर्स आर यूज्ड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज टू डिटेक्ट ट्यूमर्स एंड ब्लड क्लॉट। दे आर यूज टू ट्रीट कैंसर, जिमें मैं दसिया दोनों थायरॉयड कैंसर है, ब्लड कैंसर है। थायरॉयड कैंसर आयोडीन 131 एंड कोबाल्ट-60 ब्लड कैंसरस नू ल्यूकीमिया नू ट्रीट करने लई यूज होंदे। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ 3 ਰੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਲਫਾ ਰੇਜ਼, ਬੀਟਾ ਰੇਜ਼, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਡੇजेस ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है क्योंकि ये तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, एंड दैट एनर्जी इज़ हारनेस्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड के फायदे लिए यूज़ की जाती, इलैक्ट्रिसिटी जनरेट करना, होर काम करना। सो दैट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है Carbon 14 is used to calculate the age of archaeological artifacts. Carbon 14 ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਦੀ ਏਜ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ 14। ठीक, और इस मैथड नू कहीदा है कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मैथड। आप कैलकुलेट करके कि कितनी क्वांटिटी बची है, वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स या आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स। ठीक है जी, कार्बन डेटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मैथड। ठीक, यूरेनियम 235 में क्या कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वास्ते एक बहुत वधिया फ्यूल है बिकॉज ये ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज़ करता है। हुण जदों ये रेडियो एक्टिविटी भी न्यूक्लियर फॉर्म है, न्यूक्लियस की केड़ी दो रिएक्शंस ने, न्यूक्लियस दे विच दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंदियां, या तो होणगियां न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन या होणगियां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिशन का मतलब है टुटना, किसी भी हैवीयर न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाना, स्प्लिट हो जाना टू फॉर्म 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियर। ठीक, फ्यूजन फ्यूज करना, मिक्स कर देना, बिल्कुल उल्टा, दो स्मॉलर या लाइटर एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्जर एटम।
ठीक, इन्नी गल समझ आ गई। फिशन ते फ्यूजन का बेसिक डिफरेंस की है। फिशन किसी हैवीयर मॉलिक्यूल का स्प्लिट होना, फ्यूजन जो छोटे लाइटर मॉलिक्यूल्स का फ्यूज करके एक वड्डा एटम बनाना। ठीक, अगे बढ़ते हैं, अगे आप एक्सप्लेन करते हैं न्यूक्लियर फिशन नूं, क्योंकि न्यूक्लियर फिशन विच इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी वास्ते। ओके, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, यूरेनियम 235 ਨੂੰ एक न्यूट्रॉन ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 स्मॉलर रेडियो एक्टिव एटम्स, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। स्मॉलर एटम्स बन गए बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और नाल ही इस प्रोसेस दे विच 3 न्यूट्रॉन्स होर निकल गए। आपां शुरू भी एक न्यूट्रॉन नाल कीता सी, यूरेनियम 235 ਨੂੰ एक न्यूट्रॉन ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਡ ਕੀਤਾ, बने बेरियम एंड क्रिप्टॉन एंड 3 न्यूट्रॉन। ਹੁਣ फर्दर ਇਹ 3 न्यूट्रॉन्स भी ਤਾਂ उस फ्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ यूरेनियम 235 एक होर यूरेनियम 235 ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ठीक है ना, दैट मीनस एक चेन रिएक्शन शुरू होगी। एक बार आप शुरू की फिर वो अपने आप ही सेल्फ सस्टेनिंग होगी, चेन रिएक्शन होगी। अनकंट्रोल्ड जो आप कंट्रोल नहीं करते, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूज होती है बॉम्ब्स बनाने दे विच, न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे विच। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड एट वन एंड, दिस इज न्यूक्लियर बॉम्ब्स दे विच कीता जांदा है वेयर अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस आर डन। पर जदों आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, ठीक है जी, वो कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शंस ने। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन मतलब आप ਇਹ 2 न्यूट्रॉन्स ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਅਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਇਨ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 न्यूट्रॉन्स ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਿਆ। दैट मीन्स अगेन दिस न्यूट्रॉन इज गोइंग टू एक्ट या रिएक्ट विद यूरेनियम 235 और फिर ਇਹ रिएक्शन रिपीट होती जाएगी। बेरियम क्रिप्टॉन फिर 3 होर निकलेंगे, उन्होंने चो 2 अब्जॉर्ब कर लिते जाएंगे, एक न्यूट्रॉन ही अलाउ किया जाएगा टू कैरी आउट फर्दर रिएक्शन। दैट मीनस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन 2 तरह की होगी, कंट्रोल्ड, एक तो चेन रिएक्शन है अपने आप चल रही है, एक बार शुरू की चेन बन गई अगे। ठीक, या तो वो कंट्रोल्ड होएगी या अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड कित्थे यूज़ की जाती है, मेकिंग बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और कंट्रोल्ड वाली कित्थे यूज़ की जाती है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू हार्नेस द एनर्जी रिलीज, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। नेक्स्ट आंदा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन 2 छोटे एटम्स मिलके एक वड्डा एटम बनाएगा। Deuterium and tritium, they fuse to form helium, and this is the reaction. Fusion reactions are going in all the stars including the sun। ताई सानू जिहड़ी है वो uninterrupted जिहड़ी है एनर्जी मिल रही है। सन दे विच, स्टार्स दे विच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली और टू रिलीज द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ए समझ आ गया सर। ठीक है जी, आ सीगा अपना अज दा टॉपिक, फिर मिलांगे, तब तक तुसीं पढ़ना है, तैयारी करनी है। सत श्री अकाल।